हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का जो एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर वाला टॉपिक है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला टॉपिक है और सोविंग वाला टॉपिक है उन्हें डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो वर्ड्स दिख रहे हैं, पहला वर्ड है मैन्यूर और दूसरा वर्ड है हमारे पास फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये क्या होते हैं, देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस जिन्हें मिट्टी में जो सॉइल होती है ना हमारी, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम सॉइल में मिलाते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें न्यूट्रिशंस मिल सके, सॉइल को जो है न्यूट्रिशन मिल सके। और अगर सॉइल को न्यूट्रिशन मिलेंगे तो हमारे प्लांट्स की क्या होती है, हेल्दी ग्रोथ होती है। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, हम खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ठीक है, और फिर उन न्यूट्रिशन से हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, उसी तरीके से जो सॉइल होती है उससे भी कोई भी प्लांट की ग्रोथ के लिए जो किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशंस की, तो वो न्यूट्रिशंस उसे मिलते हैं मैन्यूर और फर्टिलाइजर से। क्योंकि जब सॉइल है, अगर सॉइल है ये हमारे पास, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं, तो इससे प्लांट जो उगेगा उसकी हेल्दी ग्रोथ होगी। और अगर यहाँ पर एक सॉइल है जिसमें बहुत कम न्यूट्रिशन है तो इससे उगने वाले प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। इसी तरीके से क्या होता है, सॉइल को भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है जिससे वो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके। तो एक तरीके से मैन्यूर और फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, सॉइल को यही न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें दिया है सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिशंस टू दी क्रॉप। अब सॉइल जो होती है ये मिनरल्स और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है क्रॉप्स को, ठीक है, जो प्लांट उगता है उसको। दीज न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जो मिट्टी से जो पौधे को न्यूट्रिशन मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, द field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrition. अब कई जगह पर क्या किया जाता है, अगर ये हमारा लैंड है तो यहाँ पर साल भर फसल उगाई जाती है कई जगह पर। ठीक है, मतलब ऐसा बीच में कभी टाइम नहीं आता जब लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है और फैलो छोड़ा जाता है, मतलब लैंड को खाली छोड़ा जाता है, उस पर फसल नहीं उगाई जाती, ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता। साल भर पूरे टाइम उस पर फसल उगाई जाती है। अब इससे क्या होता है कि अगर हमारा ये लैंड है, इस पर अगर हम साल भर फसल उगाएंगे तो क्या होगी, जो हमारी फसल होगी, जो हमारे लैंड होगा उसकी क्या होगी, फर्टिलिटी कम होने लगेगी, जो मिट्टी के सारे न्यूट्रिशंस हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। ठीक है, और जब मिट्टी के न्यूट्रिशंस ख़त्म होने लगेंगे, फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी अगर हम इस तरीके से साल भर फसल उगाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूसली इस तरीके से फसल उगाते हैं तो हमारी सॉइल के न्यूट्रिशंस ख़त्म होने लगते हैं, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है, वो पुअर होने लगती है हमारी सॉइल न्यूट्रिशंस में। ठीक है, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिशंस। इसीलिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उनके लैंड में मैन्यूर ऐड करना पड़ता है। मैन्यूर क्या करता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मैन्यूर क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जब कोई भी मिट्टी है, कोई भी सॉइल है, उसके न्यूट्रिशन ख़त्म होने लगेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मैन्यूर को, जो मैन्यूर होता है हमारा, उसे ऐड करना पड़ेगा। अब जब हम मैन्यूर को ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, इसे न्यूट्रिशन मिलेंगे सॉइल को, और प्लांट जो होगा उसकी हमारी अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। तो जब हम मैन्यूर ऐड करते हैं सॉइल में, ठीक है, एडिंग मैन्यूर वाली जो प्रोसेस होती है इसको हम मैन्यूरिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम मैन्यूर ऐड करते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, द इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम पूरे प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी में सफिशिएंट मैन्यूर अगर हम सॉइल में नहीं ऐड करते हैं तो जो सॉइल में से जो पौधा उगेगा वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अच्छे से स्ट्रॉन्ग जो होता है नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है जो पौधा उगता है वो। अब हम देखते हैं मैन्यूर के बारे में। ठीक है, मैन्यूर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब मैन्यूर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किससे बनता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनता है। ठीक है, फार्मर्स डंप
प्लांट एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। अब क्या किया जाता है, देखो अगर आप लोग मिट्टी के गड्ढे में क्या करोगे, जो वेजिटेबल पील्स निकलते हैं घर पे, ठीक है, पेड़ पौधों की जो प्लांट वेस्ट होता है, पेड़ पौधों की जो झड़ी हुई पत्तियां होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डाल दोगे मिट्टी की एक पिट में, गड्ढे में, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो डिकम्पोज होके ना मैन्यूर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, और इस मैन्यूर से क्या होती है, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसी तरीके से फार्मर्स क्या करते हैं, एक पिट में जो एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, वो डाल देते हैं और डिकम्पोज होने देते हैं। तो मिट्टी में क्या होते हैं, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, जो भी सारी हम चीज़ें डालते हैं, प्लांट वेस्ट एनिमल वेस्ट को मैन्यूर में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोजर्स भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम से ही डीकम्पोजिशन होता है। द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्यूर। फिर जो भी डीकम्पोज्ड मैटर यहाँ पर बनता है मिट्टी के पिट्स में, इसे हम मैन्यूर की तरह यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6। अब हमने क्लास 6 में वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जब हम कंपोस्ट बनाते हैं ना अर्थवॉर्म्स का यूज़ करके, ठीक है, प्लांटन एनिमल वेस्ट की, फिर अर्थवॉर्म की हेल्प से जब हम कंपोस्ट बनाते हैं उसे ही हम वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं। ठीक है, हमने क्लास 6 में इसके बारे में डिटेल में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमें दी हुई है एक्टिविटी 1.2। इसमें बोला है टेक अ मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट दैम। अब हमें मूंग के या फिर ग्राम के कुछ सीड्स लेने हैं और उन्हें जर्मिनेट करना है, अंकुरित करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। अब देखो, अब वो जब जर्मिनेट हो जाए तो 3 इक्वल साइज के जो सीडलिंग्स हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जब वो अंकुरित हो जाएं तब, ठीक है, पानी में डाल के। ठीक है, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और वेसल्स, मार्क दैम एज ABC। अब हमें क्या करने हैं, 3 अलग अलग बीकर ले लेने हैं इस तरीके से, और एक को A मार्क कर देना है, दूसरे को B और तीसरे को C मार्क कर देना है। ठीक है, टेक 2 ग्लास A, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल काउ डंग। अब A वाला जो बीकर है इसमें हमें क्या करना है, मिट्टी डालनी है और इसमें काउ डंग डालना है, जो गाय का गोबर होता है वो हमें इसमें ऐड करना है। जो B ग्लास है उसमें हमें क्या करनी है, सॉइल डालनी है। ठीक है, और इसमें यूरिया मिक्स करना है। और जो हमारा C ग्लास है इसमें हमें क्या करना है, कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी डाल के वो जो अंकुरित हमारा जो सीड है वो इसमें डाल देना है। ठीक है, अब देखो, now pour the same amount of water in each glasses and plant the seedlings in them। अब हमें क्या करना है, तीनों ग्लासेस में क्या करना है, हमें पानी डाल देना है और सीडलिंग जो हमारा जो अंकुरित वाला हमने जो सीड था ना हमारा वो डाल देना है। कीप दैम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। अब हमें एक सेफ जगह पर इन तीनों को रख देना है और तीनों में डेली पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व दैम। और फिर 7 से 10 डेज बाद, ठीक है, 7 से 10 दिन बाद क्या करना है, इनको हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों में ऐड किया था, इसमें हमने काउ डंग ऐड किया था, इसमें यूरिया और इसमें कुछ नहीं। तो देखो किसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, देखो कितना धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस नहीं है इतने अच्छे से। जो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर जिसमें हमने ऐड किया है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको ऑब्जर्व करना है और फिर इसमें बताना है कि किसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है। फिर यहाँ पर दिया है डेड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि तीनों ही ग्लासेस में जो पौधे हैं क्या उनकी ग्रोथ जो है वो एक जैसी हुई है। ठीक है, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच ग्लास वॉज दी फास्टेस्ट। अब देखो, अब हमें ये बताना है कि किस ग्लास में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है और किस ग्लास में जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुई है प्लांट्स की। ठीक है, हम देखेंगे फर्टिलाइज़र वाले में भी काफ़ी फास्ट ग्रोथ हुई है, मैन्यूर वाले में भी बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है। ठीक है, फर्टिलाइज़र वाले में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुई है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिशन। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। अब देखो, फर्टिलाइजर्स कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ कुछ प्लांट्स न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो अब हमें ये बताना है कि किस तरीके से फर्टिलाइज़र मैन्यूर से अलग होता है। यहाँ पर इस एक्टिविटी में जो हमने यूरिया यूज़ किया था वो एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, क्योंकि वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है।
फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके. ठीक है, जिसमें ये आ जाता है एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम. ठीक है, तो ये सारे होते हैं फर्टिलाइजर्स. हमें ये चीज़ याद रखनी है, फर्टिलाइजर इज अ केमिकल सब्सटेंस वेयर एज मैन्यूर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है और मैन्यूर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब नेचुरल सब्सटेंस होता है. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize. अब अगर हम फर्टिलाइज़र अपने जो फील्ड है, लैंड है, उस पर यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो यील्ड होती है, हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैड मेड दी सॉइल नॉन फर्टाइल. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो उससे हमारी सॉइल क्या होती है, नॉन फर्टाइल हो जाती है. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का. इससे हमारी सॉइल नॉन फर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है. ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. और फर्टिलाइजर जो हो गया ना, वाटर पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुके हैं. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स. अब देखो, इसीलिए अगर हमें एक सब्सटीट्यूट चाहिए फर्टिलाइज़र का तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक मैन्यूर को अपनाना पड़ेगा. ठीक है, उसे यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा खेत है, ठीक है, जो हमारा लैंड है, उसे हम बीच बीच में अनकल्टिवेटेड, ठीक है, खाली छोड़ दें, जिससे उसकी फर्टिलिटी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो अपने आप ही रिप्लेनिश कर सके. तो ये दो तरीके हम फर्टिलाइज़र इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिशंस. देखो, अब अगर हम फर्टिलाइज़र की जगह मैन्यूर ऐड करते हैं तो उससे जो हमारी सॉइल है उसका टेक्सचर इम्प्रूव होता है. मैन्यूर जो होता है, जो मिट्टी होती है, उसकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, उसे इम्प्रूव करता है. ठीक है, और जो बाकी सारे न्यूट्रिशन सॉइल के ख़त्म होने लगते हैं उन्हें भी रिप्लेनिश करता है. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशंस इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन. अब दूसरी मेथड, पहली मेथड तो ये हो गई मैन्योर की, ठीक है, और दूसरी मेथड क्या हो सकती है हमारी, क्रॉप रोटेशन की. अब क्रॉप रोटेशन की क्या मेथड होती है ये देखते हैं हम. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली. अब देखो, ये हम क्रॉप को अल्टरनेटली ग्रो करके कर सकते हैं. देखो, अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. अब पहले क्या होता था कि नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स जो हैं वो पहले लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते थे एक सीज़न में. लेग्यूमिनस क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं, वो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं ना, देखिए लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होते हैं, अगर हमारा ये क्रॉप है तो इन क्रॉप्स की जो जड़ें होती हैं ना, इनमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, छोटी छोटी नॉड्स होती हैं. ठीक है, लेग्यूमिनस क्रॉप में. और इन क्रॉप्स की जो गांठें होती हैं, ठीक है, इनकी जो नॉड्स होती हैं ना, इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है. ठीक है, तो पहले जो फार्मर्स थे नॉर्थ इंडिया में वो क्या करते थे, एक सीज़न में लेग्यूमिनस क्रॉप वो ग्रो करते थे. लेग्यूमिनस क्रॉप्स में जैसे कि पल्सेस आती हैं, ठीक है, और दूसरे सीज़न में वीट ग्रो करते थे. दिस हैव द सॉइल इन रिप्लेशिंग द न्यूट्रिशंस, ओके, विथ नाइट्रोजन. जैसे कि बताया कि मैंने कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. तो इस तरीके से क्या होता था कि सॉइल के न्यूट्रिशंस रिप्लेनिश करने में हेल्प मिलती थी. फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस. ठीक है, फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो इन प्रैक्टिसेस को अपनाएं और अपने जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसे इम्प्रूव करें. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम. हमने पिछले क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है. These are present in the nodes of the leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. जैसे मैंने बताया कि जो leguminous plants होते हैं, जैसे कि हमारी ये सॉइल की लेयर है, ऊपर पौधा है, नीचे हमारी ये प्लांट्स की जो जड़ें हैं, इनकी जड़ों में क्या होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में गांठें होती हैं, नॉड्स होती हैं, और इन गांठों में, नॉड्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूमिनस प्लांट और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तीनों को याद रखना है. ठीक है, अब आगे हमें दिया हुआ है मैन्यूर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस. ठीक है,
ये हमारे बुक के नेक्स्ट पेज पर गिवन है। अब देखते हैं डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो फर्टिलाइजर और मैन्योर, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो होता है एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब ये नेचुरल सोर्सेज से नहीं बनता है, ये ह्यूमन मेड होता है, मैन मेड होता है, ठीक है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग प्लांट रेजिड्यूज। अब जो मैन्योर होता है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, एक बिल्कुल ही नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरली बनाया जाता है, जो कैटल डंग होते हैं, ठीक है, प्लांट रेसिड्यू जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना उनसे बनता है। वेस्ट मटेरियल मतलब जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं उनसे बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि फर्टिलाइजर मैन मेड होता है इसलिए इसे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ठीक है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, मैन्योर को हम फील्ड्स में भी बना सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि अगर हम मिट्टी के गड्ढे में वेजिटेबल पील्स जो प्लांट वेस्ट होता है वो डाल दें तो वो कुछ दिन में मैन्योर बन जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। अब फर्टिलाइजर जो होता है कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, जबकि मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल, ठीक है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर कुछ कुछ प्लांट न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा रिच होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम में, ठीक है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। मैन्योर कुछ कुछ प्लांट न्यूट्रिशंस में कम रिच होता है, ठीक है, मतलब कुछ कुछ कम प्रेजेंट होते हैं मैन्योर में, लेकिन फिर भी मैन्योर को एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र अच्छा एडवांटेजेस मतलब मैन्योर के बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र थोड़ा हार्मफुल भी होता है हमारे फील्ड के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। देखिए अब हमें यहाँ पर वही दिए हुए हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं मैन्योर को यूज़ करने के। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। अब ऑर्गेनिक मैन्योर को फर्टिलाइज़र से बेटर माना गया है, ठीक है। अब देखो क्या क्या फ़ायदे हैं। इट एनहेंस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी है, पकड़ के रखने की कैपेसिटी है सॉइल की, उसको ये इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है, ठीक है। इट मेक दी सॉइल पोरोवस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरोवस करता है, मतलब ढीला करता है, पोरोवस करता है, जिससे क्या होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच में वो ईजी हो जाती है, ठीक है। थर्ड है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जितने भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये उनकी क्वांटिटी को, उनके नंबर्स को भी इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसे भी ये जो मैन्योर होता है ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं बेनिफिट्स हैं हम जो मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ना उसे यूज़ करने के, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वाला टॉपिक था वो हो गया ख़त्म, ठीक है। हमने देख लिया एडवांटेजेस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को यूज़ करने के, ठीक है, और हमने ये भी देख लिया, ये एक्टिविटी देखी, फिर फर्टिलाइज़र क्या होता है, कैसे इसे यूज़ करना चाहिए, इसके सब्सटीट्यूट क्या है, मैन्योर यूज़ करना या फिर क्रॉप्स को रोटेशन में लगाना जिससे न्यूट्रिशन जो है सॉइल के वो ख़त्म ना हो, ठीक है, रिप्लेनिश हो सके। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।